अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 9 सॉल्यूशंस के कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हियर वी गो, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला सवाल हमारे सामने मौजूद है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ। तो सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि रॉल्स लॉ को ओबे ना करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। देखिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए जो आपके पास क्राइटेरिया है कि सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शंस और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस जो है जब इक्वल ना हो सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस के, तो उस वक्त वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाता है। यानी कि सल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्स होने के बाद अगर आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में इजाफा हो या कमी वाक़या हो, दैट इज़ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। These forces on interaction are either greater or lesser than that of a pure components. Therefore, the volume and enthalpy of the solution are not equal to the sum of volumes and enthalpies of the components. तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास कि चेंज इन वॉल्यूम आपके पास ज़ीरो के बराबर नहीं होता और चेंज इन इंथॉल्पी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होता। तो दैट इज़ वाई वो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते। दूसरे नंबर पे हमारे पास वाई एजियोट्रॉपिक। तो जियोट्रॉपिक और एजियोट्रॉपिक हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, इस सवाल को हम फ़िलहाल के लिए स्किप कर देते हैं। आगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, हाउ डज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन हेल्प इन रिमूविंग द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द सॉलिड सब्सटेंस। तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन किसे कहा जाता है? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि आप अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं तो उनके डिफरेंट टेम्परेचर्स पे उन्हें क्रिस्टलाइज करें, तो इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो बाय यूजिंग फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन जो इम्प्योर सल्यूट है डिजॉल्व इन अ हॉट सॉल्वेंट, तो हम जो हमारा कंपोनेंट है उसे क्रिस्टलाइज करा लेंगे और इम्प्योरिटीज़ वैसी की वैसी रहेंगी, या फिर इम्प्योरिटीज़ इनसोल्यूबल हों उन्हें सेपरेट कर लेंगे तो बाकी सब्सटेंस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। In which desired solute is less soluble in than that of impurities। तो हमारा जो सल्यूट है वो सल्यूबल नहीं होगा तो वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा और इम्प्योरिटीज़ उसमें ज़्यादा सल्यूबल होंगी। एज द हॉट सोल्यूशन इज कूल्ड, द डिज़ायर्ड सल्यूट बीइंग कंपैरेटिवली लेस सल्यूबल सेपरेट्स आउट फ्रॉम द मिक्सचर लिविंग द impurities behind. In this way pure desired product crystallize out from the solution। उसके बाद अगला सवाल है, हाउ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन इज़ कैरिड आउट। जो हमने अभी ऊपर सवाल पढ़ा, इसी को अगर 2 से 3 कंपोनेंट्स पे अप्लाई कर दिया जाए, तो इफ़ वी हैव अ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स देन एट डिफरेंट टेम्परेचर्स ईच कंपोनेंट कैन बी प्योरीफाइड और ईच कंपोनेंट कैन बी ऑब्टेन्ड। तो ये हमारे पास तरीक़ाकार है कि जब हम हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हों तो किस तरह से क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। तो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट आप सल्यूट्स को सेपरेट कर सकते हैं बाय क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, नेम सम इम्पॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ़ सल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या आइंस के ऊपर और जो नेचर से इंडिपेंडेंट होती हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का जो नाम है आपके पास वो है लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, व्हाई आर दीज कॉल्ड सो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ़ सल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स के ऊपर। ये तो हो गया पहले सवाल का जवाब। अब दूसरा, वाई इन्हें क्यों कहा जाता है, कहते हैं लेट अस एक्सप्लेन। हम 3 डिफरेंट एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं कि एक आपके पास 6 ग्राम ऑफ यूरिया और 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज और 34.2 ग्राम ऑफ सक्रोज। अब ज़ाहिर तीनों अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग सल्यूट्स हैं, लेकिन ये तीनों की क्वांटिटी जो है वो 0.1 मोलल सोल्यूशन के बराबर है। तो दैट इज़ वाई इनके अंदर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम होना चाहिए। तो इनके अंदर जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके पास 0.052 डिग्री सेल्सियस होगा और जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो 0.186 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। तो इस पे डिपेंड नहीं करता कि वो सक्रोज है, ग्लूकोज है या यूरिया था।
और सिर्फ अगर सेम क्वांटिटी सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिजॉल्व हैं 1 किलोग्राम ऑफ वाटर के अंदर, तो आपके पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की जो मैग्नीट्यूड होंगी वो हमेशा सेम रहेंगी। तो दैट इज़ वाई इन्हें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहा करते हैं। नेक्स्ट कुछ सवाल है हमारे पास। हाउ डू यू जस्टिफाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट्स इंक्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्यूट्स। देखिए आपके पास पहले सिर्फ और सिर्फ मौजूद थे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। जब आपने इसमें वेड अमाउंट ऑफ सल्यूट ऐड कर दिया तो अब कुछ सल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं, तो इनके दरमियान इंटरेक्शन डेवलप हो जाएंगी। तो अब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो क्या हो जाएंगी, ग्रेटर हो जाएंगी। तो दैट इज़ वाई आपके पास जो पहले से जो वेपर प्रेशर था वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास लोअर हो जाएगा। तो इसे ग्राफ बनाने के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना चाहिए। यहाँ पे आपको टेम्परेचर कंसीडर करना चाहिए, यहाँ पे टेम्परेचर हम लेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो प्रेशर कंसीडर कर रहे हैं। प्रेशर का ये 760 के बराबर है। आपको पता है कि जब भी वेपर प्रेशर एक्सटर्नल के बराबर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर 760 है, तो वो हमारा जो कंपोनेंट है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पास फ़र्ज़ करें कि प्योर सॉल्वेंट के लिए है, और जब आपके पास वेड अमाउंट ऑफ सल्यूट ऐड कर दिया जाएगा तो वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा। तो पहले अगर वो टेम्परेचर T1 पे बॉयल हो रहा था, तो अब वो T2 पे बॉयल होगा। तो दैट इज़ वाई जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट कर देंगे तो आपका आंसर मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अब देखें कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बाय डेफिनेशन किसके बराबर है, x2 के बराबर है। अब चूंकि x जो है x2 मोल फ्रैक्शन, ये इंडिपेंडेंट टेम्परेचर से, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो इस वजह से टेम्परेचर चेंज करने से आपके पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी तब्दील नहीं होगा। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे जो है वो देखें जस्टिफाई कर दिया गया कि वो x2 के बराबर है, x2 n2 और n1 प्लस n2 के बराबर है। तो चूंकि अ मैस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, therefore mole and mole fraction are ultimately relative lowering of vapor pressure is also independent element, temperature independent element। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी बड़ा अहम सवाल है, वाई आर नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट इन अ वोलाटाइल सॉल्वेंट लोअर्स द वेपर प्रेशर। कि अगर हमारे पास सोल्यूट जो है वो नॉन वोलाटाइल होगा तो ही वो क्या कर सकेगा, वो आपके पास वेपर प्रेशर लोअर कर सकता है। देखें अगर आपके पास ये वोलाटाइल ना हो, ये अगर वोलाटाइल हो सोल्यूट भी, तो उस सूरत में सोल्यूट के कंपोनेंट्स पहले ही इवेपोरेट हो जाएंगे, तो आपके पास सोल्यूशन के अंदर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट कम रह जाएगा, तो आप उसे प्रॉपर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो वो ये किताब में लिखता है, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज़ डिक्रीज्ड व्हेन अ नॉन वोलेटाइल इज़ डिसॉल्व्ड इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। एक तो आपके पास सल्यूट पार्टिकल्स की प्रेजेंस की वजह से जो एस्केपिंग टेंडेंसी है वो आपके पास डिक्रीज़ हो जाती है, और दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस होते हैं। तो इन दो रीजंस की वजह से आपके पास वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई the boiling point of solution of a non-volatile is in a volatile solvent is always greater than the boiling point of a pure solvent। तो इसे तो हम ऊपर भी जस्टिफाई कर चुके हैं। ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि कौन सा सवाल था जिसका आपने जवाब लिखना है इस तरह से। तो ये हमारे पास अभी हमने ग्राफ भी प्लॉट किया था, तो ये वाला इस सवाल का जवाब ही आप उसके अंदर जो है वो लिखेंगे। ये दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद एक बड़ा अहम सवाल, एक दूसरा सवाल हमें नज़र आ रहा है, वो सवाल है उसको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। लाइक
That is the question number 5. तो हमें वो क्वेश्चन में कहता है कि हाँ जी, तो हमें वो क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास एक मौजूद है, हाँ जी, तो ये हमारे पास वाई बैकमैन्स थर्मामीटर इज़ यूज टू फाइंड इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये चूंकि बहुत कम वैल्यू होती है, वेरी माइनर वैल्यू होती है इंक्रीज इन या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज़ वाई हम बैकमैन थर्मामीटर यूज़ करते हैं, जो आपके पास 0.01 केल्विन तक टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। तो चूंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की मैग्नीट्यूड बहुत छोटी होती है, बहुत कम होती है, दैट इज़ वाई बैकमैन्स थर्मामीटर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं कि इन समर द एंटी फ्रीज सोल्यूशन, मोस्टली हम जो है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं, एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, इथाइलिन ग्लाइकोल। सिंपल ग्लाइकोल भी ऑप्शन में हो सकता है, इथाइलिन ग्लाइकोल भी हो सकता है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल एज अ सल्यूट एक्ट करेगा। तो सल्यूट क्या करता है, पानी रेडिएटर के अंदर जो मौजूद था, तो सल्यूट क्या करेगा, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लोअर कर देगा, फ्रीजिंग पॉइंट लोअर कर देगा और बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ कर देगा। तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस इंक्रीज द लिक्विड रेंज व्हेन एडेड इन द वाटर बाय रेजिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड लोअरिंग इट्स freezing point. In this way, in hot summer, the antifreeze solution protect car radiator from boiling over. तो इथाइलिन ग्लाइकोल हम एंटीफ्रीज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी नौयत के कुछ और सवाल भी मौजूद हैं, जैसे देखिएगा, वाई द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज़ ऑलवेज लेस देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब जैसे आप लोगों ने, मैं एक दफ़ा फिर आपको ऊपर वाले क्वेश्चंस दिखा दूं कि जिस तरह से आप लोगों ने उनके जवाब लिखे थे, बिल्कुल वैसे ही आप लोग इनके जवाब भी लिखेंगे। जैसे हमारे पास ये एक क्वेश्चन था, आपने लिखा था कि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट्स के इंक्रीज़ हो जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्यूट्स। तो सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की वजह से वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमने जो है वो ये सारी बात की। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 जो था, ये भी बिल्कुल इसी नौयत का है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से हमने आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 1 का, यहाँ पे जो है वाई द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज़ ऑलवेज लेस देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देखें, फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं, ये ऐसा टेम्परेचर है जिस पे सॉलिड और लिक्विड फेज का सेम वेपर प्रेशर होता है। तो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस ड्यू टू सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। तो वेपर प्रेशर के डिक्रीज़ होने से अब वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे प्योर वाटर का 0 था, और अगर हम उसमें कोई भी सल्यूट ऐड कर दें 1 मोलल, तो उससे -1.86 हो जाएगा। मज़ीद आपका आंसर स्ट्रॉन्ग हो सकता है इस ग्राफ के बनाने से। यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे वेपर प्रेशर, तो ये आपके पास ये पॉइंट है आपके पास, और इसी तरह से फिर जब लोअर हो जाएगा, ये है सॉल्वेंट के लिए, और जब हम उसमें सल्यूट डाल देंगे वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह का कर्व जो है वो आपके पास ऑब्टेन होगा। तो अच्छा, तो हमारे पास पहले वो फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे T1 पे बॉयल हो रहा था, तो अब जो है वो मेल्ट हो रहा था, तो अब वो T2 पे जाके मेल्ट होगा, यानी कि पहले की निस्बत T2 जो है वो लेस देन है T1 से। तो ये ग्राफ प्लॉट कर देंगे तो हमारा आंसर मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉलिड आइस एट 0 कैन बी मेल्टेड बाय अप्लाइंग वेपर प्रेशर विदाउट द सप्लाई ऑफ हीट फ्रॉम आउटसाइड। अब देखें, सॉलिड एक तरफ है आपके पास सॉलिड आइस, और एक तरफ है आपके पास वाटर। अब देखें कि सॉलिड आइस के दरमियान स्पेस ज़्यादा होती है, तो सामने की तरफ जाने से, वाटर की तरफ जाने से एक तरह से डिक्रीज़ इन वॉल्यूम हो रहा है, डिक्रीज़ इन वॉल्यूम। अच्छा, अब क्या करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप बग़ैर हीट सप्लाई किए भी मेल्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, डिक्रीज़ इन वॉल्यूम है ना,
तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे, इंक्रीज़ इन प्रेशर, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो वाटर है उसकी फॉर्मेशन ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो ये सवाल भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास है वाई द NaCl एंड KNO3। अच्छा, NaCl KNO3 ये दोनों के दोनों आइस का मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, टू रिड्यूस आइस मेल्टिंग पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, दे आर एडिड टू वाटर टू लोअर द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एज दीज सॉल्ट्स आर डिसोसिएटेड इनटू द आइंस, देयरफॉर दे आर ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल एज कम्पेयर टू द सोल्यूशन। तो जिसकी वजह से हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगी। तो जो हमारा आइस है वो उसका पानी जो हमारी आइस है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपके पास मज़ीद डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सवाल थे हमारे टॉपिक्स के। मज़ीद अगर कुछ आप लोग जानना चाहें तो वो डायरेक्टली जो है वो पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।